हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। लगातार टाइम निकलता जा रहा है, समय हाथ से निकलता जा रहा है, जिसको लेके जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा होगा टेंशन का माहौल है, उसको कम करने के लिए डिलाइट आईएएस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। और इसकी एक वीडियो केवी मैम ने पॉलिटी से रिलेटेड एक वीडियो आ भी चुकी है, जिसको आप यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं चैनल पे देखें। और ये टॉप 500 जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे ऐसे एरिया से उठाए गए हैं जो जहाँ पे यूपीएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ से देता ही देता है। तो आज हम शुरू करेंगे भूगोल से रिलेटेड टॉप 500 सीरीज़ में अपना भूगोल शुरू करेंगे, जिसमें आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी पूछता है। और ये आपको जानना और पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन कुछ लास्ट के डेज़ में शायद ये सीरीज़ आपके लिए शायद क्या, आई होप कि ये सीरीज़ जितने की हमने कोशिश की है डिलाइट आईएएस टीम ने मिलके, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ट्राई करेंगे कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निकिल और लोहा पृथ्वी की परपटी के मुख्य खनिज घटक हैं। ठीक है, सेकंड है दुर्बलता मंडल पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में पिघली हुई चट्टानों का यांत्रिक रूप से कमजोर क्षेत्र है। थर्ड है कि क्रोड मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना द्वारा गठित सामग्री से बना है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन हमेशा एनसीईआरटी से उठाती आई है। और ये चीज़ देखी गई है कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज़ नहीं देखी है, समरी नहीं देखी है प्रोग्राम, तो आप जाएँ डिलाइट आईएएस पे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के हमने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो पूछ क्या रहा है। आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन से अर्थात कौन से गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 एंड 3। तो ये जो 1 एंड 3 है स्टेटमेंट, ये गलत है इसमें। ठीक है, निकिल और लोहा पृथ्वी की परपटी के मुख्य खनिज घटक नहीं है। इसमें सही जो होगा वो सेकंड है, बाकी 1 और 3 इसमें गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। इसके बारे में बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझे। कुछ तो हमने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है तो इसके आसपास के फैक्ट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पृथ्वी कई संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसके 2 अलग अलग भाग हैं। ऊपरी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और महाद्वीपों का निर्माण करता है। वहीं इसके मुख्य खनिज सिलिका और तथा एल्यूमिना है। तो निकिल और लोहा नहीं है। मुख्य खनिज कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिना। इसलिए सामूहिक रूप से उन्हें क्या कहा जाता है? सिल करके, SI और AL करके कहा जाता है ना। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे बात करें, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड, जिसकी त्रिज्या 2160 मील है। ये लगभग है, इसको आप नहीं देखेंगे, नंबरिंग हम नहीं याद रखते हैं। ये मुख्यतः निकिल और लोहे से बनी होती है। ठीक है, और आगे बात करें, बनी होती है इसलिए इसे क्या बोला जाता है? नीफे बोला जाता है। इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको ऊपर और नीचे कर दिया गया है स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। किससे बनी होती है? क्रोड जो बना होता है वो निकिल और लोहे से। वहीं जो भूपर्पटी है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। ठीक है, तो केवल इसका सेकंड ही ऑप्शन सही है, अर्थात सेकंड जो स्टेटमेंट है वही सही है। 1 एंड 3 गलत है, तो इसका आंसर है C। ठीक है, आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें। इस प्रकार की मृदा, ये एक मृदा की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस मृदा के बारे में वर्णन किया गया है।
तो इस प्रकार की मृदा ह्यूमस और जैव तत्वों से समृद्ध होती है। यह मृदा सामान्यतः भारी और काले रंग की होती है। ठीक है, यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त, ये रीता नहीं है, आर्द्रता से युक्त है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आर्द्रता युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वनस्पति की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, ये पिटमे मृदा के बारे में ये वर्णन किया गया है। पिटमे मृदा के बारे में थोड़ी और बात करें, ये मृदा सामान्यतः भारी होती है और काले रंग की होती है और ये अनेक स्थानों पर क्षारीय भी होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की बात करें तो 40 से 50% इनमें जैव पदार्थों की मात्रा होती है। यदि हम क्षेत्रीय आधार पर देखें कि कहाँ कहाँ मिलती है, तो बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन थर्ड है कि भारत विवर्तनिक रूप से सक्रिय भारतीय प्लेट के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं, विशेषकर भूकंप के प्रति सुभेद्य है। ठीक है, और भूकंप के खतरों की बेहतर तैयारी और कुशल प्रबंधन के लिए भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न विभिन्न भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित जो युग्म दिए गए हैं वो कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, क्षेत्र दिए हैं और भूकंप क्षेत्र जिनको जोन में बांटा गया है, किस किस नंबर पे बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। गुवाहाटी 5वें नंबर पर बोला गया है, इसमें दिखाया गया है। दिल्ली चौथे जोन और गोवा थर्ड। तो नीचे दिए गए कूट अर्थात ये जो दिए गए हैं इनमें सही उत्तर को चुने। तो इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। बात करें भूकंप जोन के बारे में, आजकल आपको पता ही है चर्चा में है भूकंप क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, बन भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही पूछे कि कहाँ पे भूकंप आया। आप तो यूपीएससी को जानते ही होंगे, कहीं से भी घुमा फिरा के वो भूकंप पे क्वेश्चन ला सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि भूकंप से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अपना ध्यान दें और डिस्कस करें। ठीक है, तो बात करें इन जोन्स के बारे में कि भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में अर्थात सेकेंड जोन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से शुरू है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो जोन होता है, फिफ्थ जोन सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, जबकि सेकेंड जोन जो होता है वो सबसे कम होता है। ये भी आ सकता है कि फिफ्थ सबसे कम, आप सोचेंगे कि घटते क्रम में होगा, हम है ना, कि फिफ्थ नंबर पे तो सबसे कम होगा, ऐसा नहीं है, फिफ्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और सेकेंड नंबर पे सबसे कम आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खादर और बांगर मृदा में कंकड़ होते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है जलोढ़ मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक और पोटास की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः बलुई प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है, अर्थात इसका आंसर बी होगा। केवल 2 और 3 इसको समझ लेते हैं कि जलोढ़ मृदाओं की जो प्रकृति होती है वो बलुई, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया थर्ड स्टेटमेंट में कि जलोढ़ मृदा की मुख्यतः बलुई प्रकृति की होती है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ये बलुई, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और आगे बात करें, इनमें पोटास की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यहाँ पे ये गड़बड़ की गई है, इसको अपोजिट किया गया है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक बताई गई है जो कि कम होती है, और पोटास की मात्रा कम बताई गई है जो कि अधिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यूपीएससी खेलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत में मौसम की दशाएं मध्य और पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होती हैं। सेकंड, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, थर्ड है कि हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली जैटधारा
तिब्बती उच्च भूमि के उत्तर में प्रवाहित होने वाली जलधारा के साथ मिल जाती है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2 इसमें सही आंसर है। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन देखें क्यों है। तो शीत ऋतु में भारत का जो मौसम है वो सामान्यतः मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है, इसलिए कथन एक बिल्कुल सही है। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है कि हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र तिब्बत पर एक उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इस वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र के बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये महाद्वीप पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में भी आती हैं। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी समरी क्लास से डायरेक्ट आता है। यदि आपने एनसीईआरटी समरी नहीं देखी है तो मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आप बहुत इजीली ज्योग्राफी के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आगे देखें तो पश्चिमी चक्रवाती जो विक्षोभ है, जो स्टेटमेंट में दिया गया है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में ये उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, इसलिए दूसरा कथन भी एकदम सही है। वहीं बात करें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो जेट प्रवाह जो होती हैं वो 2 भागों में, एक बात जो ये पवनें होती हैं, ये जो पवनें होती हैं वो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण मध्य और पश्चिमी एशिया, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव में हमेशा होती हैं और ये पवनें जो होती हैं तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप तक पर चलती है और इन्हें क्या कहा जाता है, जेट प्रवाह कहा जाता है। क्योंकि इसमें जेट प्रवाह के बारे में आई है तो एक बार हम जेट प्रवाह के बारे में जरूर बात करेंगे। क्या हो सकता है कि जेट प्रवाह की ही डेफिनेशन पूछ ले कि जेट प्रवाह क्या होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्गों में अवरोधक का कार्य करती है, जिसके एक परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जेट धाराएं हैं वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं और इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार तक हो सकता है, इसलिए कथन जो थर्ड है वो हमारा गलत हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द, कौन सा कथन भौगोलिक शब्द पवन विदर का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे हमें पहचानना है कि पवन विदर का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है। दिया गया है कि यह प्रवाहित जल द्वारा किसी पर्वत श्रृंखला से होकर निर्मित किया गया कटाव है जिसमें वर्तमान में भी जल प्रवाहित होता है। वहीं सेकंड दिया है कि यह 2 वायुमंडलीय दाब कोशिकाओं के मध्य का अंतराल है। सी दिया गया है, थर्ड दिया गया है यह छोटा सा गर्त है, ये गणित नहीं है, छोटा सा गर्त है। ठीक है, यह छोटा सा गर्त है जहां वर्षा का जल चूना पत्थर की भू आकृतियों में एकत्रित हो जाता है। वहीं लास्ट ऑप्शन है कि यह एक कटाव है जिससे होकर एक जलधारा कभी प्रवाहित होती थी जो वर्तमान में सरिता अपहरण के परिणाम स्वरूप सूख गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वो पवन विदर का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, यह एक कटाव है जिससे होकर एक जलधारा कभी प्रवाहित होती थी जो वर्तमान में सरिता अपहरण के परिणाम स्वरूप सूख गई है। अब हम बात करें सरिता अपहरण क्या है, इसको जान लेते हैं। सरिता अपहरण के बारे में एक छोटी सी बात करें तो सरिता या नदी अपहरण को रिवर पायरेसी या रिवर बिहेडिंग भी कहा जाता है और इसका विकास जल विभाजक में शीर्ष अपरदन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें यदि जल विभाजक का एक पार्श्व अधिक ढाल वाला है और दूसरा पार्श्व की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है तो क्या होगा
कि इसकी तीव्र अपरदन शक्ति कमजोर सरिता की क्या होगी कि द्रोणी में बड़ा करने में ये सफल हो जाती है, और पानी जो होता है, जल जो होता है वो दूसरी तरफ ज़्यादा पहुंच जाता है, और जो जल विभाजक है, जल विभाजक में एक साइड तो सूख जाती है और दूसरी साइड में जल जल चलता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि द्रोणी बन जाती है, और जल विभाजक को तोड़कर एक जो फर्स्ट है वो फर्स्ट सरिता जल विभाजक को तोड़कर सरिता दूसरी का अपहरण कर सकती है, अर्थात मतलब किडनैप कर लेती है, एक तरह से किडनैप कर लेना। ठीक है, एक नदी का पानी दूसरी नदी द्वारा किडनैप कर लेना, ये इस प्रकार की प्रक्रिया है, मैंने आपको इजीली बता दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं सरिता अपहरण। आगे बात करें, निम्नलिखित हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पार्थिव ग्रहों की चट्टानी प्रकृति की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जनक तारे के बहुत समीप बने थे। सौर वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी। ये कम गुरुत्वाकर्षण के साथ आकार में छोटे थे। तो हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में जानें कि पार्थिव ग्रह और जैवियन ग्रह होती हैं, अर्थात एक पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो सौर के, सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ठीक है, और जो बाहरी होते हैं उनको जैवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये मैं एनसीईआरटी में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होगा। हमारे सौरमंडल में सूर्य होता है, सबसे बड़ा तारा सूर्य है, 8 ग्रह हैं, इतने तरह से चंद्रमा है, लाखों छोटे पिंड भी हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं। तो क्या है कि 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे सूर्य के क्षुद्र ग्रहों की पेटी के मध्य स्थित हैं। और जो शेष 4 हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब बात करें क्वेश्चन के आधार पर कि क्वेश्चन के आधार पर ये सही क्यों है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही क्यों है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। वहीं जोवियन ग्रह जो बाहरी ग्रह हैं उनका निर्माण अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुआ, इसलिए कथन सही ठीक है। ठीक है, कथन एक सही है। सेकेंड बात करें, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, जिससे क्या हुआ, पार्थिव ग्रह अर्थात आंतरिक ग्रहों के से ज्यादा मात्रा में गैस एवं धूलकण ये उड़ा ले गई, परंतु सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि जोवियन ग्रहों से गैसों को हटा पाती। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोनों करेक्ट कर रही हूँ। ये तो पार्थिव ग्रहों के बारे में बात है, चूंकि जोवियन ग्रह भी इसी से अटैच है, कनेक्ट है, तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इसलिए सही हो जाता है कि सूर्य वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी, जो उसके पास के ग्रह थे उन पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। वहीं थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम थी, जो इनसे बाहर निकलने वाली गैसों को रोक नहीं पाई, इसलिए कथन 3 भी सही हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सेटिस्फाई होंगे एक्सप्लेनेशन से। आगे बात करें क्वेश्चन 8 के बारे में, तो इसका आंसर आप एक बार मैं टिक कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन 8 है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दबाव की दिशाएं मानसून को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि प्रशांत दो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यदि प्रशांत महासागर में ताहिती और हिंद महासागर में डार्विन के मध्य दाब का अंतर ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि भारत में अच्छा मानसून ऋतु होगी। वहीं सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि एल नीनो परिघटना प्रायः दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी होने से संबंध होती है। तो उपयुक्त कथनों में से इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर है केवल 2। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है कि ताहिती और हिंद महासागर में डार्विन के मध्य दाब के अंतर ऋणात्मक होने से भारत में अच्छा मानसून नहीं होता है, ऋतु अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मानसून नहीं आता और विलंब से आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करें, जल के निम्नलिखित संख्याओं को पृथ्वी की सतह पर कुल जल धारण के प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा किसमें जल का संग्रहण है, जल धारण ज़्यादा है, किसमें कम है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मृदा में नमी,
नदी नाले झीलें हिमानियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही आंसर हो जाता है क्योंकि हिमानी एवं टोपी में सबसे ज़्यादा अधिक जल संग्रहण होता है। वहीं थर्ड नंबर पर झीलें और फर्स्ट नंबर पर मृदा में नमी बहुत अधिक होती है कंपेयर टू नदी नाले। तो नदी नाले सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन 10 की। चूंकि जल्दी जल्दी निपटाना है हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसमें डिस्कस करना है। 10 क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड यूपीएससी रिपीटेड टॉपिक उठाता है, वहीं से ये लिए गए हैं। बात करें अरब सागर से आने वाली आर्द्रयुक्त पवनें पश्चिमी तट के समानांतर विस्तारित पश्चिमी घाट की पर्वतमाला से टकराती है। यह एक प्रकार की वर्षा के बारे में दिया गया है जिसको आपको पहचानना है कि कौन सी वर्षा है। ठीक है, कौन सी क्षेत्र की वर्षा है। पर्वतमाला से टकराती है। यह आर्द्र पवनें इन पवनों पर्वतों के अवरोध के कारण ऊपर उठने हेतु बाध्य होती हैं। पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढलानों पर पवनें ऊपर उठने के लिए बाध्य होते हैं तथा पवनों के पूर्णतः संतृप्त होने तक यह अधिक ऊंचाई में विस्तारित होने के कारण ठंडी हो जाती है और अंत इससे वर्षा होती है। तो उपयुक्त परिच्छेद में वर्णित वर्षा के प्रकार की हमें पहचान करनी है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा बी अर्थात पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि पर्वतीय वर्षा के बारे में जानें। पर्वतीय अवरोध द्वारा वायु को ऊपर उठने लगती है। ठीक है, पर्वतीय अवरोध के कारण वायु क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। और बात करें यह पर्वतीय अवरोध वायु की दिशा में होना चाहिए ताकि आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठने हेतु बाध्य हो और जिससे इसमें शीतल की प्रक्रिया होती है और जिससे ये ठंडी होती है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब संतृप्त वायु संहति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने हेतु बाध्य हो जाती है। ठीक है, तो कब होती है पर्वतीय वर्षा, जब संतृप्त वायु संहति पर्वतीय ढाल पर आती है। ठीक है, तो ये था हमारा 10th एंड लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो आपको नहीं समझ आया आप दोबारा से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो आसपास के टॉपिक्स हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस तरह से ही यूपीएससी ट्रेंडिंग है, क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और देखिए तो आप जो टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो आपकी यूपीएससी की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगे, प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस। और भी जो वीडियो ज्योग्राफी की जो समरी प्रोग्राम चल रहा है एनसीईआरटी की, उसकी वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे डिलाइट आईएएस पे ही मिलती है, चैनल पर ही मिलती है टेलीग्राम पर। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।